गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं कणों का निकाय। ठीक है ना। सबसे पहले ये समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता क्या है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास बट नो साइज, है ना। इसमें मैंने कहा ऐसा कलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिसका मास होगा लेकिन कोई साइज नहीं, हैविंग मास नो साइज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। फिर से अ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स having mass no size interacting with one another called a system of particles। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स का एक लार्ज कलेक्शन जिसमें उसका एक मास तो होगा लेकिन कोई साइज नहीं होगा, हम उसको कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब आगे भी इसको सुनना है। आगे क्या है? अ बॉडी मे बी कंसीडर्ड या मे बी रिगार्डेड एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कोई भी बॉडी भी इसी तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ही संबंधित होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी बॉडी भी ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है और उसमें भी जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं बॉडी को वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो पूरी बात अगर मिला के हम कहें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम ऐसे कह सकते हैं अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग साइज, हैविंग मास नॉट साइज या नो साइज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। अ बॉडी मे बी रिगार्डेड एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिकॉज अ बॉडी इज फॉर्म्ड ऑल्सो बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है ना। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल की डेफिनेशन है। अब हमें उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पहला टॉपिक पढ़ना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास को आप बहुत अच्छे से सुनिए। पहले आपको बात पूरी सेंटर ऑफ मास की क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में आ जाए कि क्या होता है बेसिकली सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो सुनिए, सेंटर ऑफ मास ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स का। इससे टॉपिक न्यूमेरिकल सब आते हैं, क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या उसको सुनिए आप। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जहां से हम ये मान लेते हैं कि उस बॉडी का टोटल मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित है, कंसंट्रेट है। और अगर हम उसी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो बॉडी जैसा पहले मोशन कर रही थी वैसे ही तब भी मोशन करेगी जब हम उसके उस पॉइंट पर बाहर से फोर्स लगाएंगे। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे वो बॉडी रेगुलर शेप की हो और चाहे वो बॉडी इरेगुलर शेप की हो। फिर से किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जहां से हम ये मान सकते हैं कि उस बॉडी का टोटल मास उस पॉइंट पर केंद्रित है या कंसंट्रेट है। और अगर हम उस पॉइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ये बॉडी बिल्कुल वैसा ही मोशन करेगी जैसा पहले कर रही थी। ठीक है ना। तो अब हम इस सेंटर ऑफ मास को समझते हैं कुछ ऐसे, जरा ध्यान से सुनना, आप देखना। सपोज करिए हमारे पास ये कोई एक बॉडी है। ये बॉडी 100 पार्टिकल से मिलकर के बनी है, मतलब हमने इस बॉडी को 100 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना है। और इसका जो वेट है या इसका जो मास है वो 100 ग्राम है। ठीक है। हमने इस पर अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इस पर mg फोर्स नीचे लगेगा और ये नीचे गिर जाएगी। हमने उतना ही फोर्स इसके नीचे से लगा दिया तो ये बॉडी खड़ी हो गई। समझ में आ गई बात? ये बॉडी जब खड़ी हो गई तो इसका मतलब है इसमें 100 ग्राम ऑफ फोर्स नीचे से लगा है जो इस बॉडी को इस तरह से खड़ा कर दिया इसने, है ना। अब
हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से कोई एक 100 ग्राम का फोर्स इसके एक पार्टिकल पर लगाया। ये बॉडी 100 पार्टिकल से मिलकर बनी है, हमने इस पार्टिकल पर लगाया, तो इस बॉडी पर जब हम इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे, ऐसे लगाया तो बॉडी ऐसे मूव कर गई। हमने इस पार्टिकल पर लगाया, बॉडी ऐसे मूव कर गई। हमने इस पार्टिकल पर लगाया तो कुछ पार्टिकल ऊपर चले गए, कुछ पार्टिकल नीचे चले गए। हम इस तरह से ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करते गए, है ना। फिर हमने क्या देखा, एक कंडीशन ऐसी हमें मिली कि हमने वही पूरा फोर्स एक पॉइंट पर लगा दिया और फिर देखा तो ये बॉडी फिर खड़ी हो गई। समझ गए ना। फिर से ये बॉडी पहले भी 100 ग्राम ऑफ फोर्स जब हमने लगाया था सभी पार्टिकल्स पर तो खड़ी थी, और वही फोर्स केवल हमने एक पॉइंट पर लगाया, ये बॉडी फिर भी खड़ी है। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये जो पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है उसका मास तो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम पर ही टोटल फोर्स लगाने से ये बॉडी कैसे खड़ी हो गई। तो हमें तुरंत इसका जवाब मिलेगा, इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल जिस पर हमने बाहर से फोर्स लगाया है, इसी पॉइंट पर इस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है, केंद्रित है, ऐसा हम मान सकते हैं या कह सकते हैं। इसीलिए बॉडी खड़ी हो गई। तो ये बॉडी का ये जो पॉइंट है, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया। समझ में आया। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। फिर से ये एक बॉडी है 100 पार्टिकल से मिलकर बनी है ना। हम इसमें 100 ग्राम ऑफ फोर्स लगाते हैं नीचे से तो ये बॉडी खड़ी हो गई, और वही फोर्स हम ट्रायल एंड एरर करते करते यहां आए तो इस पॉइंट पर जब लगाते हैं तो बॉडी फिर से खड़ी है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसी पॉइंट पर इस बॉडी का टोटल मास केंद्रित है और हम इसी पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक बच्चों, ये इस पॉइंट, हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे वो बॉडी रेगुलर हो चाहे वो बॉडी इरेगुलर हो। मैं कुछ अब मान लो इस सेंटर ऑफ मास की आपको डेफिनेशन लिखनी है तो पर्टिकुलर शब्दों में लिख सकते हैं, यहां मैंने लिख दी है। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और इसमें वही लिखा है जो हमने बताया, मतलब आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन हमने अपने आप बना ली। देखो, द सेंटर ऑफ मास इज ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑन विच द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी का जो या जिसमें एंटायर मास, पूरा का पूरा मास सिस्टम का हम मान लेते हैं कि वो वहां पर कंसंट्रेट है, और वो उसका जो मोशन है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पहले हो रहा था। सेम एज इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इट। तो मतलब जैसे सिस्टम पहले मूव कर रहा था, अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे तो फिर सिस्टम वो वैसे फिर भी मूव करेगा और हम उसी पॉइंट को कहेंगे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा। अब कुछ मान लीजिए आपके पास बॉडीज हैं, सपोज करिए ये आपके पास एक डिस्क है, ये डिस्क, ये रेगुलर शेप की बॉडी है, ये डिस्क है। तो डिस्क में जो सेंटर है वो ये होगा, और अगर ये डिस्क का सेंटर है तो हम इसी सेंटर को ही कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से सपोज करिए आपके पास कोई स्फीयर है तो स्फीयर में भी जो सेंटर है वो ये है, और इसी सेंटर को ही हम कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये एक कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास जाने तो कैसे जानेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, आप इनके डायगोनल्स को मिला दीजिए। ये डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, जहां पर ये क्रॉस करेगा वही इस बॉडी का है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। ये कैसी बॉडी है, रेक्टेंगल। इसी तरह से अगर आपके पास सपोज करिए कोई एक ट्रायंगल है ना, तो वो ट्रायंगल कैसे ये मान लीजिए सपोज करिए कोई एक ट्रायंगल है ये। अब इस ट्रायंगल में आप इस वाले लाइन का मिडिल पॉइंट लीजिए और इस पर ये लाइन ड्रॉ करिए। ऐसे ही इस इधर भी मिडिल लीजिए,
इससे मिलाइए, इधर भी मिडिल लीजिए, इससे मिलाइए, तो यहां पर ये बॉडी का क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, और आप इसको ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ मास। इस तरह से ये जो रेगुलर शेप की बॉडीज हैं इनके ये सेंटर ऑफ मास हैं। हम लोग ऐसी भी कुछ बॉडीज देखते हैं जो इरेगुलर शेप की होती हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे बताएंगे, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है। कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। सपोज करिए हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये रेगुलर शेप की है, ठीक है ना। हमें इसका क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले स्टेप में सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट चूज करते हैं। सपोज करिए ये वाला पॉइंट हमने लिया और इस पॉइंट से हमने इस बॉडी को एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया, ऐसे। ये पॉइंट यहां आ गया और यहां पर हमने एक स्ट्रिंग ली, यहां पर फोर्स लगेगा G, और इसमें जहां से हमने स्ट्रिंग से इसको लटकाया है वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, ओके। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इसमें से एक दूसरा पॉइंट चूज किया, इसका एक दूसरा पॉइंट चूज किया। सेकेंड पॉइंट में हमने सपोज करिए यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया और यहां से इस बॉडी को इस तरह से लटका दिया, ऐसे। यहां ले लिया, यहां की बजाय यहां ले लो, तो यहां ले लिया और वो यहां से हमने इस बॉडी को अब लटका दिया ऐसे, और फिर से हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ये इसके पर। तो हम क्या देखते हैं, जो लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी वो अब ये आ गई, है ना। तो अब जहां पर ये इस तरह से कट करता है, क्रॉस करता है, वो इस बॉडी का क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से इस इरेगुलर शेप की बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने ढूंढ लिया, समझ गए ना। तो कैसे ढूंढा, क्लियर है। तो जो रेगुलर शेप की बॉडीज हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मैंने उसमें डिस्कस किया। इसी तरह से कुछ इरेगुलर शेप की बॉडीज हैं उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ये हमने आपको इसमें बताया, ठीक है बच्चों। अब सेंटर ऑफ मास को हम कैसे एनालाइज करें, कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूं, ठीक है।